बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्क को सादा ज़ुबान में ये समझा जाता है कि किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एफर्ट जो है वो वर्क है, लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क को किसी और तरह से बयान किया जाता है। इसमें फ़िज़िक्स में हम वर्क को कुछ इस तरह से स्टडी करते हैं कि जी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस करे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी जगह पे चला जाए और वो जो फोर्स है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि एंगल थीटा बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हम वर्क डन को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। W = F डॉट D। डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, और अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास आएगा FD cos ऑफ थीटा। थीटा जो है ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब ये जो वर्क डन है इसे हम ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है ये न्यूटन मीटर है, या आप इसे जूल भी कह सकते हैं। इसके अलावा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी पॉसिबल है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या आप इसको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बता सकते हैं, अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस होगा तो हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो 90 डिग्री से 180 डिग्री में होगा, यानी कि अगर हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एडजेसेंट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक जो आदमी जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जो इस फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नियरली इसके लिए जो फ्रिक्शन के लिए जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और cos 180 डिग्री जो है वो नेगेटिव होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। क्या वर्क डन जीरो भी हो सकता है? जी बिल्कुल, वर्क डन जीरो हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन जीरो होगा, या एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का हो, cos 90 जीरो होगा तो वर्क डन भी हमारा वैनिश कर जाएगा, वर्क डन जो है वो जीरो होगा। इसके अलावा हम वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस पे हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि F cos थीटा। अच्छा जी, अब आपने जो है एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी फोर्स F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास एक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया है वो वर्क डन को कोरिस्पॉन्ड करता है। अगर आप एरिया कैलकुलेट करें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास लेंथ जो है अगर हम कहें वो डिस्प्लेसमेंट है, तो विड्थ जो है वो हमारे पास जो है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, यानी कि F ऑफ cos थीटा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें वर्क डन देगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स यानी कि इसमें जो फोर्स अमल करती है वो थ्रू आउट दी डिस्प्लेसमेंट, थ्रू आउट दी मोशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो वेरिएबल इन नेचर हैं, यानी कि उनकी जब वो एक्ट करती हैं तो उसमें वेरिएशन आ सकती है। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स F = Gm डिवाइडेड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये r के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी, क्योंकि ये इनवर्स लॉ को फॉलो करती है, स्क्वायर इनवर्स लॉ को। जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा फोर्स कम होती चली जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। इसी तरह से हुक्स लॉ से जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं F = kx, ये फोर्स जो है ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट x पे फ्रॉम द मीन पोजीशन। x कम ज्यादा होगा तो फोर्स भी कम ज्यादा होगी। इसके अलावा एक थर्ड फोर्स भी हम जो है पढ़ते हैं वो स्टोक्स लॉ में हम कि जो फोर्स है ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है 6 पाई ईटा r v। इसमें जो फोर्स है वो वेलोसिटी फैक्टर v पे डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी कम ज्यादा होने से ड्रैग जो है उसमें वेरिएशन आ सकती है। तो ये जो अभी मैं 3 फोर्सेस का जिक्र कर रहा था ये वेरिएबल फोर्सेस हैं, और अगर आपका काम जो है इन वेरिएबल फोर्सेस के जेर असर होगा तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो कांस्टेंट फोर्स के जेर असर जो काम है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम एक सिंपल केस ले लेते हैं जी। हमारे पास जो है
ए और बी पॉइंट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए और बी पॉइंट्स के दरमियान जो है कोई ढलवान सी जो शेप जो है आपने उसमें वर्क करना है, आप इसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हो, लेकिन ये जो वर्क डन होगा इसमें वो यूनिफॉर्म फोर्स के ज़रिए असर नहीं होगा, कहीं आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, कहीं आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगी, एंगल डिफरेंट होगा, कहीं पर जो है वो लेंथ जो है उसमें ज़्यादा हो सकती है, लेंथ कम हो सकती है। इसके लिए हम पूरे पाथ को जो ए और बी के दरमियान है कोशिश करते हैं कि हम इसे डिवाइड करें ऐसे पैचेस में जिनमें हर पैच में किया गया जो वर्क है वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान जो टोटल लेंथ है हमने उसे पैचेस में डिवाइड किया और टोटल नियरली 7 पैचेस में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें आप देख सकते हैं डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, ये जो डेल्टाज हैं ये स्मॉल पैचेस को कॉरिस्पॉन्ड करते हैं जिसमें फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा L की टोटल लेंथ के अंदर जो फोर्स F1 एक्ट कर रही है वो नियरली कांस्टेंट रहेगी। फिर जो डेल्टा L2 है उसमें जो फोर्स F2 एक्ट कर रही है वो नियरली उस पैच में जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से हमने 7 पैचेस लिए हैं, 7 पैचेस में सेपरेट, हर एक में सेपरेट फोर्स F1, F2, F3 अप टू F7 तक होगी, और लेंथ जो है उसे हम डेल्टा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2 एंड सो ऑन अप टू A से B तक। अगर आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हर पैच के लिए अलग से वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पैच के लिए हम डेल्टा W1 कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड के लिए डेल्टा W2 कैलकुलेट करेंगे और उसे फाइनली ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा A से B तक। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समीशन को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पैचेस जो है वो टोटल 7 है, तो समीशन इस तरह से अप्लाई की जाएगी कि जी आपने I एक कोई इंडेक्स ले लेना है और हम यहां से I जो कि 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 7 तक, क्योंकि हमने 7 पैचेस लिए हैं। तो जी हमारे, और इसी तरह से जो इंडिविजुअल वर्क डन है वो क्या होंगे जी, F1 cos θ1 डेल्टा L1। लेकिन जब हम इसके ऊपर जो है वो अपना इंडेक्स अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम Fi आ जाएगा, इसके साथ cos θi आ जाएगा और डेल्टा Li आ जाएगा। अब ये जो I वाला फैक्टर है, जैसे Fi है, वो कोरिस्पॉन्ड करता है तमाम के तमाम जो हमारे नंबर्स हैं 1 to 7 से, और इसको हम समीशन में कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि जी हमारा जो समीशन है वो स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा 7th पैच तक। स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। और सबसे पहले इसको ओपन हम किस तरह से करेंगे, I की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो है I की जगह पर 1 आ जाएगा, F1 cos θ1 डेल्टा L1, देन समीशन अप्लाई, यानी कि इस एडिशन होगी, प्लस का साइन आएगा, साथ ही अगेन समीशन आगे बढ़ेगी, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, F2 आ जाएगा, cos θ2 आ जाएगा और डेल्टा L2 आ जाएगा, और इस तरह से हम प्रोसीड करते करते अप टू 7 तक जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम वर्क डन को ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम ग्राफिकली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको सेम जो हमारे पास A से B तक जो वर्क डन है उसको एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो वेरिएबल फोर्स के जरिए से बन रहा है। स्टार्ट में फर्स्ट पैच के हमने इस पूरे ग्राफ को भी अगेन उसी तरह से क्या करना है, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पैच जो है वो हमारा जो F1 cos θ1 को कॉरिस्पॉन्ड करता है और लेंथ जो है वो डेल्टा L1 है। इसी तरह से अप टू 7 पैचेस हैं, तो हमने जी लास्ट तक इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और जब हम इसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो जो वर्क डन है वो ये जो पैचेस हैं, स्मॉल पैचेस, इनके जो एरियाज हैं उनसे कैलकुलेट किया जाएगा। और इन एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इन पैचेस को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेने से आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल एरिया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ पैचेस जो हैं वो इस एरिया से बाहर हैं, कुछ पैचेस जो हैं वो इस एरिया के जो है ना अंडर है। लेकिन जो एक्चुअल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो और होगा, और जो इस पैचेस से रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एग्जैक्ट जो है वो इस वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम इन पैचेस की तादाद को ज्यादा करते चले जाएं, यानी कि इस पैचेस के साइज को कम से कम करते चले जाएं, तो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का साइज कम होता चला जाएगा। डेल्टा एल की तादाद जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी और साइज में वो स्मॉल होते चले जाएंगे। यानी कि अगर हम अपने इस टोटल
जो हमारा वर्क डन है उस पर लिमिट अप्लाई करें इस तरह से कि जो हमारे स्मॉल पैचेस जो हैं डेल्टा एल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, इतने स्मॉल हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो फिर हमारे जो रेक्टेंगुलर शेप्स होंगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होंगी, उनकी विड्थ कम से कम होती चली जाएगी और हम वर्क डन को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास है जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कि जी सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन, वो स्पेस जहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस कर सकते हैं वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड को कॉरिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में डिस्प्लेस करें जी, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जो है उसका उसके ज़रिए से, तो जी वर्क डन क्या होगा। तो जी ए से बी तक अगर आप वर्क कैलकुलेट करें तो ये यकीनन जो है ये हम इसे स्मॉल पैचेस की फॉर्म में करेंगे। हम स्टेयर्स ले लेंगे और स्टेयर्स में हॉरिजॉन्टल जो स्टेयर है उसमें हमारा वर्क डन जो है वो हमेशा जीरो होगा। जो वर्टिकल स्टेयर है उसमें हमारा जो वर्क डन है उसे हम ऐड अप करते चले जाएंगे। तो जो टोटल वर्क डन ए से बी तक होगा वो एम जी डेल्टा एच है। डेल्टा एच जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए ये वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन बी से उस ऑब्जेक्ट को ए पर लेकर जाएं तो हमारी जो क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट होगी, अपवर्ड जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा यानी कि माइनस एम जी डेल्टा एच। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है mgh, लेकिन जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो सेम है। अगर आप इसे ऐड अप करें यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो a से b तक आता है और उसके बाद b से a तक दोबारा चला जाता है तो वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में है और वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में है तो जी हमारा वर्क डन जीरो भी है। ऐसी फोर्सेस, ये ऐसी फील्ड्स जिसमें किया गया काम जो है वो क्लोज पाथ में जीरो हो या वो जो काम है वो पाथ पे डिपेंड ना कर रहा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट तीन डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करता है और ए से बी तक मूव करता है, हाइट जो है वो सेम है ए और बी के दरमियान। जी फर्स्ट पाथ आपको जो है ना आप ग्रीन सपोज कर लें, ए से बी तक वो जाता है, इसके बाद वो ब्लू पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक जाता है, फिर वो एक स्ट्रेट पाथ लेता है जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, वो ए से बी तक जाता है। अगर ए से बी तक जाने में वर्क डन जो है वो सेम रहे तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी जो ये जो वर्क डन हुआ है ए से बी के दरमियान ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो हमारी फील्ड है या वो फोर्स जिससे ये वर्क डन कैलकुलेट किया गया है वो कंजर्वेटिव जो है वो फोर्सेस हैं। जनरली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस या जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल जैसे हमने देखा वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी पावर। पावर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले पावर सिंपली क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करना, लेकिन वो काम जो है हम टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। हमें काम करते हैं जिसमें जो टोटल वर्क हम करते हैं वो है जी 50 जूल। अब ये जो 50 जूल है अगर ये 10 घंटों में किया गया है तो इसकी अहमियत और होगी, और अगर यही 50 जूल जो है ये 4 घंटों में कर दिया गया है तो इसकी अहमियत और होगी। तो आज की जो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें वर्क से ज्यादा अहमियत जो है वो पावर को दी जाती है। पावर जो है उसको जैसे मैंने पहले बताया कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल वर्क डन को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम में, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो वर्क किया गया है। लेकिन ये जो एवरेज वैल्यू है ये हमें टोटल इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि जी जो होल वर्क है वो किस किस तरह से एक्ट किया हुआ है और किस ड्यूरेशन में कितना काम हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ टोटल वर्क और टोटल टाइम ले रहे हैं। तो अगर आप हर पॉइंट के ऊपर और हर इंस्टेंट के ऊपर देखना चाहते हैं कितना काम किया गया है टाइम के लिहाज से, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम जो हमारे पास डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा T है उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे टाइम पे। जितना टाइम शॉर्ट होगा उतना हम इंस्टेंटेनियसली इंस्टेंट के ऊपर पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी एक आदमी जो है वो स्टेयर्स के ऊपर मूव कर रहा है जिसकी हाइट जो है वो h है। अगर वो सिंपली वॉक करता ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो स्टेयर्स क्योंकि ऊपर की तरफ जाने में जो टोटल वर्क होगा वो तो सेम है, लेकिन
वो स्लो मूव कर रहा है, इस वजह से उसको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो पावर जो है वो इस केस में कम होगी। लेकिन अगर वही उन्हीं स्टेयर्स को वो आदमी जो है वो भागकर जो है वो कवर करता है, वो भाग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी वही जो स्टेयर्स हैं उसको वो जल्दी कवर कर लेगा, यानी कि इस केस में उसकी जो पावर है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो पावर के इक्वल होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको हम ज़्यादातर किलोवाट में मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसे हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। किलोवाट जो है वो पावर का यूनिट है, जबकि किलोवाट पर आर जो है, किलोवाट आर जो है वो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, और 1 किलोवाट आर जो है वो इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के। हम किलोवाट आवर को ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यूजली। नेक्स्ट जी, हम जो है वर्क को और बेहतर तरह से समझने के लिए एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं जी? किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क जो है किसी भी बॉडी की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली दो टाइप की है। एक को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से हो, और दूसरे को हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर पोजीशन या कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से हो। ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आर्चर जो है उसने एक बो को स्ट्रेच किया हुआ है एरो को रखते हुए, और ये जो हमारी जो बो है ये स्ट्रेच फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इस बो में एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कंस्ट्रेंट स्टेट में है, उसने जो है ना स्ट्रेच रखा हुआ है, और हमारी जो बो है वो कंस्ट्रेंट स्टेट में है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। लेकिन जैसे ही वो उसको रिलीज करता है तो रिलीज करने से एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और क्योंकि ये जो एरो जो है ये मूव कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी बो की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो में। तो यहां पर आप दोनों एनर्जीज को एक ही जगह पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल है। कार जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है, जो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर पानी जो है वो किसी हाई डैम में स्टोर है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके अलावा जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसके अलावा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की और भी बहुत सी जो है वो टाइप्स हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी बॉडी पे किया गया काम जो है वो उसकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर फोर्स F अप्लाई होती है। जब फोर्स F अप्लाई होगी तो वो डिस्प्लेस करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक चला जाएगा। अच्छा, फोर्स अप्लाई होने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो vi थी, और फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी जी vf। वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करें जो f के लगने की वजह से m ऑब्जेक्ट पे होगा और वो डिस्प्लेस करेगा d डिस्टेंस तक, तो जी हम वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर आप ये वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये जो वर्क डन है ये इक्वल आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि जो आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स ने जो काम किया, वो काम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पहले कम थी, vi स्क्वायर कम थी, और बाद में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो किसी भी बॉडी पे किया गया काम जो है वो एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, या जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरह से एक जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पर पड़ा हुआ है, आप उसे लिफ्ट करते हैं, आप उसे किसी सर्टन हाइट पे ले जाते हैं, तो जमीन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन जैसे ही आप उसको जो है किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसकी सर्टन पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपने जो उस पर काम किया है उस काम ने उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बढ़ा दिया है। यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी बॉडी पे काम करेंगे तो उस काम, वो जो काम है वो उस बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देगा। इसके अलावा हमारे पास एक और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है जिसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम इन्फिनिट पॉइंट लेते हैं। यानी कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर
जीरो है और इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जमीन की सरफेस पे रखा हुआ है और जमीन का रेडियस r है और आप ये चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है आप उसको डिस्प्लेस करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ लेकर चलें, ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो हो जाती है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करेंगे तो आप जो है जो फोर्स यहाँ पे जो एक्ट करेगी, जो लिफ्टिंग में आपकी हेल्प करेगी, वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो एक वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स के ज़रिए असर काम जो है अगर आपने करना हो तो आपको अपने पूरे पाथ जो है उसको डिवाइड करना होता है स्मॉल पैचेस के अंदर। अब जब आप अपने पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे तो जी हम ये सपोज कर लेते हैं जी हमारा जो टोटल वर्क डन है वो 1 2 3 4 अप टू n पैचेस में हमने डिवाइड कर लिया है। आप लिफ्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिट पॉइंट तक और उस इन्फिनिट पॉइंट तक ले जाने के लिए आप जो टोटल काम करेंगे वो हमारा जो है वो काम जो है वो बराबर होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। अब सिंपली हमने क्या करना है, स्मॉल पैचेस लिए और हर पैच के अंदर सेपरेटली हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और हर पैच का जो वर्क डन जैसे 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक और अप टू हम चलते चले जाएंगे। फिर लास्ट वर्क हमारा होगा जी n-1 से n तक। और अब तमाम वर्क डन को अगर आप एड अप करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो है जी -gmm और स्मॉल r। स्मॉल r वो डिस्टेंस है जमीन के सेंटर से जहां से आपने डिस्प्लेस करना शुरू किया। जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना जो है रखा तो वो जमीन की सरफेस पे है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हम 1 से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो 1 से जो डिस्टेंस है जमीन के सेंटर तक वो हमारा r होगा, फिर वो r1 होगा। लेकिन हम क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ r1 आ जाता है तो हम वो रेफरेंस कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ जनरलाइज करने के लिए हमने उसे r लिख लिया। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है अगर आप इसको डिस्प्लेस करें जमीन की सरफेस से और इसको आप लेके जाएं इन्फिनिट पॉइंट के लिए तो फिर हमारा जो r है स्मॉल r जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल R से जो कि जमीन का रेडियस है। तो जी जो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो है उसको हम डिफाइन करते हैं जी U इज इक्वल टू -gmm डिवाइड बाय r। इसमें कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है और इसमें जो स्मॉल m है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं सरफेस से इन्फिनिट पॉइंट तक। अब इन्फिनिट पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। लेकिन जो जब तक जो है ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगी। जैसे जैसे आप उसे ऊपर की तरफ उठाते चले जाते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। यानी कि U और R जो हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, यानी कि जैसे जैसे R बढ़ेगा U जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट रिलेशन है ये एक्चुअली नेगेटिव साइन की वजह से बन गया है कि जी R जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल आंसर कम होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में जो स्मॉल वैल्यू हो वो बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि -5 जो है वो ज्यादा होगा और -10 जो है वो स्मॉल वैल्यू होगी। इसी वजह से जमीन की सरफेस के ऊपर जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वो क्या है जी -gmm ओवर r। लेकिन जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी यहाँ तक कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, वो उस इन्फिनिट पॉइंट तक चला जाएगा जहां पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो जमीन की अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी जमीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जी हमारे पास है जी स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी सिंपली क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से डिस्प्लेस करना है, आप ये चाहते हैं कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए, तो हम उसको इतनी इनिशियल एनर्जी देंगे कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाए। और जमीन के लिए, अर्थ के लिए जो हम स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो वो आती है हमारे पास जी स्क्वायर रूट 2gr। यहाँ पे g जो है वो जमीन के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है और r जो है वो जमीन का रेडियस है। और अब अगर आप नोट करें तो जो स्केप वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती जिसको आप जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप करवाना चाहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें
जी के लिए 9.8 और आर जो है वो आप ज़मीन का रेडियस 6.4 10⁻⁶ मीटर जो है अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी कि जो ज़मीन के लिए स्केप वेलोसिटी अगर आप ये चाहते हैं कि आप अर्थ से स्केप कर जाएं और ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएं तो आपको नियरली 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जी हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको अपने तौर पे बना सकते हैं खुद से और ना ही जो है आप इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि जी एक फॉर्म जो एनर्जी की जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की कन्वर्जन की बात करें, इंटर कन्वर्जन की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। वाइस वर्सा अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है यानी कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी एक फॉर्म जो है वो दूसरी में चेंज हो रही है, दूसरी पहली में चेंज हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा सेम रहेगी। इसी को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी हमारे पास एक रोलर कोस्टर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो हमारा कोस्टर है वो इस वक्त ए पोजीशन पे है जिसकी हाइट जो है वो h1 है और वो मूव कर रही है इस वक्त वेलोसिटी v1 के साथ। जैसे ही ये कोस्टर जो है ये ए से बी तक जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इस वक्त इसके पास, क्योंकि हाइट h1 इन्वॉल्व है, वेलोसिटी जो है वो v1 है, वेलोसिटी भी है इसकी, यानी कि इस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब जैसे ये b की तरफ मूव करेगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगी जी काइनेटिक एनर्जी में। तो b पॉइंट पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो कोस्टर है हमारी वो बिल्कुल जमीन के करीब तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से मूव करना शुरू करेगी और सी की तरफ चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और पॉइंट सी पर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगी बी के लिहाज से और कम होगी जो है ना ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली। यानी कि v2 जो है वो मिनिमम वेलोसिटी है किस पॉइंट पर, ए के लिहाज से और बी के लिहाज से। अगर आप इस फिगर के ऊपर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें ए और सी के अकॉर्डिंगली तो हम ये कह सकते हैं कि जी ए पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, सी पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ए पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा थी और सी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कम होगी हाइट पे जाके। अगर आप इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन है mgh2 माइनस h1 वो इक्वल होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के, जो कि किसके इक्वल है, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। गेन को हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए h2 माइनस h1, और जो लॉस है उसे हम हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसके अलावा अगर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रही हो तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जी एक पैराट्रूपर जो है वो एक एरोप्लेन से जो है वो डाइव करता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, लेकिन जो उसका पैराशूट है वो उस पर एक ड्रैग फोर्स अमल करती है, एयर रेजिस्टेंस अमल करती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो डेल्टा एच हाइट को फॉलो करते हुए ग्राउंड तक आता है। अब स्टार्ट पे जब उसने डाइव लिया था उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी हमारे पास mg डेल्टा एच। अब जैसे वो डाइव करेगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन इसमें जो एयर रेजिस्टेंस जो ड्रैग फोर्स है हमें उस फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में कि जी हमारे पास एनर्जी थी mg डेल्टा एच, उसमें से जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि होगा जी हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच। F जो है वो फोर्स है जो इस होल ड्यूरेशन में रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स जो है या जो ड्रैग फोर्स है जो एक्ट कर रही है आप डेल्टा एच डिस्टेंस तक तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, बॉटम तक आते हुए जी वो हमारे पास होगी हाफ mv स्क्वायर। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में से हम फ्रिक्शनल फैक्टर को माइनस कर देंगे, फ्रिक्शनल जो लॉस हुआ है हमारा, तो बाकी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज।
ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि यूजली कन्वेंशनली इस्तेमाल आम तौर पर हर जगह पर नहीं किए जाते, लेकिन इनको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी हम टाइड्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। टाइड्स असल में क्या है? टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल मून का और सन का जो है ना वो ओशन में वेव जनरेट करता है एक ख़ास पैटर्न के साथ, जिनको हम टाइड्स कहते हैं। ज़्यादा जो इफेक्ट है वो चांद का होता है। इसमें आप जो है ना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है ना सूरज भी जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, चांद भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो अट्रैक्शन है ये वेव्स ख़ास किस्म की बनाते हैं जिसे हम टाइड्स कहते हैं। और ये जो टाइड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको साइड पे नज़र आ रहा है एक स्पेशल जो है वो हमने एक बैराज सिस्टम बनाया है, जिसमें जो है जब टाइडल वेव्स आती हैं तो हम ओशन से वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जब हम वाटर को स्टोर करते हैं तो उस दौरान टरबाइन जो है वो मूव करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जब आपने पानी स्टोर कर लिया है और टाइड जो है वो ख़त्म हो गई, जैसे ये एक दिन में ये सीक्वेंस 2 दफ़ा होता है कि जी एक दिन में 2 दफ़ा जो है टाइड जो है वो एक ख़ास लेवल तक वाटर को जो है वो राइज कर देती हैं कोस्टल एरियाज़ में। तो तब जो हम वाटर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद वाटर को रिलीज़ करते हैं। स्टोरेज और रिलीजिंग दोनों के दरमियान हम टरबाइन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली वेव से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंपल डिवाइस यूज की जाती है जिसे हम सॉल्टर डक कहते हैं। सॉल्टर डक असल में मुश्तमिल है 2 जो है ना इसके मेन पोर्शन है, एक को हम डक फ्लोट कहते हैं, एक को हम बैलेंस फ्लोट कहते हैं। जो हमारा जो है एक फ्लोट है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस प्रोवाइड करता है, और जो दूसरा है वो वेव की वजह से ऑसिलेट करता है। और ये जो ऑसिलेशन जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं वेव अप्रोच करती है, वो जो थिन पोर्शन है वो इस वेव की वजह से वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन डक फ्लोट जो है ये एक सिंगल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक जो है ना सीक्वेंस में मल्टीपल डक्स को इस्तेमाल किया जाता है सॉल्टर डक्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास हम सूरज से किस तरह से एनर्जी ले सकते हैं जी, सोलर एनर्जी। सूरज जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक सोर्स है, जिसकी जो आम नॉर्मल डे में कितनी एनर्जी हम तक पहुंचती है वो है जी हमारे पास 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का यूनिट है। वाट पर मीटर स्क्वायर जो है पावर पर यूनिट एरिया जो है ये इंटेंसिटी का यूनिट है, यानी कि इतनी इंटेंसिटी की एनर्जी जो है वो हर रोज़ हम तक पहुंचती है। इसको हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल डे में, क्योंकि जो है ना एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और मुख्तलिफ वजह से कुछ एनर्जी ज़ाया भी हो जाती है, तो नॉर्मली जो हम तक पहुंचती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है एनर्जी की इंटेंसिटी। इसके अलावा हम ये जो एनर्जी जो हम तक सूरज से आ रही है हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तो जी हम डायरेक्टली हम हीट को यूज़ कर सकते हैं। हम जो है जो यूजली जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं डायरेक्टली जो सूरज की एनर्जी है उसको हम जो है ना हीटर इस्तेमाल करते हैं। वो जो हीटर हैं वो सूरज की रोशनी से उसका जो है ना वाटर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, और वो जो वाटर है उसको हम आम घरों में यूज़ कर सकते हैं, और अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा हम सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स को हम सोलर पैनल कहते हैं, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसमें जो है ना लाइट जो है वो एक सिलिकॉन के बने हुए एक बोर्ड पे स्ट्राइक करती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और एक खास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। और अगर आप इस एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए निकल कैडमियम बैटरीज यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में हमारे पास अवेलेबल होगी। तो नाइट के लिए हम जो है निकल कैडमियम बैटरीज यूज़ कर लेंगे, जिसमें ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसे हम फिर नाइट ड्यूरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि ये ऐसी जगह पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को देना पहुँचाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। जैसे सैटेलाइट जो है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम जो है सोलर पैनल यूज़ करेंगे ताकि सैटेलाइट को इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। इसके अलावा जो हमारे रिमोट एरियाज़ में वेदर स्टेशन हैं, ऐसे दूर दराज एरियाज़ में वेदर स्टेशन हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफशोर जो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो ऑयल डक्ट्स हैं, वहाँ पर भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास एनर्जी सोर्स जिससे हम एनर्जी दे सकते हैं, वो जी बायोमास है।
इसके अलावा हमारे पास है जी वेस्ट प्रोडक्ट से हम एनर्जी दे सकते हैं। बायोमास जो है सिंपली उसमें हमारे पास एनिमल डंग आ जाता है और क्रॉप्स आ जाती हैं। इसके अलावा फूड वेस्ट आ जाता है, आप उसे जो है वो एक डाइजेस्टर के अंदर जो है वो डंप कर देते हैं। उसके अंदर जो है एनारोबिक रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे जो है हम बायोगैस हासिल करते हैं और उसकी जो बाकी जो रह जाता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बायोगैस है ये आगे फर्दर ये यूजुअली मीथेन या इथेन गैस होती है और इसे हम आगे जो है घरों में जो है ना जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यूज़ हो सकती है। फिर इसको स्पेशली बायोमीथेन गैस से बनाई जाती है, जिससे जो है इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसे भी ख़ास प्रोसेस से गुजार के स्पेशल प्लांट्स में हीट के ज़रिए ख़ास प्रोसेस से गुजार के जो है हम फ्यूल और गैस और उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल की जा सकती है। लास्ट पे जी हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी की, जो हम ज़मीन से डायरेक्टली हीट एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। और ज़मीन के पास ये एनर्जी कहाँ से आती है जी? ज़मीन के पास ये एनर्जी आई है जी रेडियो एक्टिव डिकेज की वजह से कि जी हमारी ज़मीन में ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पर अभी भी रेडियो एक्टिव डिकेज पॉसिबल है और ये जो रेडियो एक्टिव डिकेज हैं इससे एनर्जी जनरेट हो रही है। इसके अलावा रेजिडुअल हीट जो है उससे भी ज़मीन के पास एनर्जी है, यानी कि जब हमारी जो है ज़मीन का जो सेंट्रल कोर है जो अभी भी जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, वहाँ से भी ज़मीन एनर्जी लेती है। इसके अलावा जो हमारी अर्थ जो क्रस्ट है उसमें मुख्तलिफ जो चट्टानें हैं जो मुख्तलिफ रॉक्स हैं वो आपस में कंप्रेस होती हैं, उस कंप्रेशन की फॉर्म में भी जो है वो हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक जियोथर्मल पावर प्लांट है। इसमें हम जो है ना 2 पाइप्स यूज़ करते हैं। एक से हम जो है जो कूल वाटर है उसे हम जो है इंजेक्ट करेंगे ज़मीन में नियरली 10 किलोमीटर नीचे तक जो है ना वो हमारे पास जो है वो हॉट रॉक्स मौजूद हैं जो इस पानी को नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल करती हैं। और ये जो बॉइलिंग वाटर है ये स्टीम की फॉर्म में ऊपर की तरफ आता है और इस स्टीम से हम जो आगे टरबाइन को रन करते हैं। टरबाइन जो है वो जनरेटर चलाती है, जिससे जो है हम आगे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में गीजर्स जो हैं ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो एक्सप्लोड होते हैं ऊपर की तरफ। ये ज़्यादातर वोल्केनिक रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर आतिशफिशा पहाड़ जो हैं वो वाक़या हों।